बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ खालिद जमील साहब मौजूद हैं। ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। सब लोग दम बखुद हैं। आखिर हुआ क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में कैसे जीत गए? बहुत सारे लोगों से ये बात हज़म भी नहीं हो पा रही। इस वीडियो में आपके सामने एक्सक्लूसिव तफसीलात रखेंगे। अंदर खाना क्या चल रहा है, इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद हो चुके हैं और मुख्तलिफ मंजरनामों के हवाले से इंतहाई गर्मा गर्म ख़बरें हैं, कुछ प्रोपोजिशंस हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पहला इजलास हुआ है इन इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद, और इस कोर कमेटी के इजलास के अंदर क्या हुआ, उसके एलामिये में क्या मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर हद से ज़्यादा पुरएतमाद क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि दो सियासी जमातें इस वक्त तक हक के हुक्मरानी का दावा भी कर चुकी हैं और हुकूमत बनाने का भी। एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसमें 60 सीटें जीती थी ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक। तो उसने कहा कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं। नवाज शरीफ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में बालकनी पर नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे वफाक में और पंजाब में हुकूमत। टास्क दे दिया शहबाज शरीफ को, मुलाकातें करें आसिफ अली जरदारी MQM मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी से, और शराकत दारी करें आज़ाद उम्मीदवारों से और हुकूमत बनाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जनाब सिर्फ मरकज़ में नहीं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पंजाब में भी हुकूमत हम बनाएंगे। ये जो खुद एतमादी है आज़ाद उम्मीदवारों के होते हुए, ये जो यकीन है कि यह हमें छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये जो यकीन है कि फॉर्म 45 के तहत और उसके ज़रिए अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनको सब्सटेंशिएट किया जाएगा, जहाँ जहाँ उनकी मुताबिक उनका मुकदमा ये है कि उनके जीतने वाले उम्मीदवार को हराया गया है, उसको ओवरटर्न करवाया जाएगा। ये खुद एतमादी क्यों कर आ रही है उनमें? ऐसे कौन से सबूत उनके हाथ लगे हैं? क्या डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं? इस तमाम मामले पर खालिद जमील साहब के साथ गुफ्तगू होगी और इनके पास कुछ बहुत ही अहम इनसाइड डिटेल्स हैं। खालिद जमील साहब, ओवर टू यू। बताएं क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम में? एक तो जो हुकूमत साजी के हवाले से है क्लेम्स है, जिसमें जो एलामिया भी है, मैं आपको बता दूं कि जो कोर कमेटी ने ना जिम्मेदारियां दे दी हैं। कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं कि अच्छा पंजाब में या KP में कौन लीड करने जा रहा है PTI की तरफ से। मरकज़ में नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से बाज़ाब्ता रवाबत की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर खान न्याजी के सुपुर्द की गई है जनाब PTI की जानिब से। अच्छा, यानी कि मरकज़ में बैरिस्टर उमैर न्याजी का काम होगा कि वो नेशनल अपना नंबर पूरा करें और भी जो इत्तेहादी बनाने हैं, जो भी करने हैं, उसके साथ ये अपना करें। एक तो अपना भी मेंबर्स को कंसोलिडेटेड रखें, यूनाइटेड रखें, और दूसरा जो रवाबत करने होंगे, रवाबत करना। अच्छा, एक चीज़ मैं लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बैरिस्टर उमैर न्याजी वो शख्स हैं जिनकी बगल में वो थद्दा हुआ करता था, जिस पर यानी कि जो खुफिया थी जब तक ये फहरिस्त कि किन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, और ये अडयाला जेल में ये मुशावरत मुलाकातों के लिए मुशावरत के लिए जाते थे, तो कहा जाता था कि दो लोग हैं जिनके पास तफसील है। एक बैरिस्टर गौहर खान थे और एक उमैर न्याजी, और दूसरा जो है खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो है, उनको ये टास्क दिया गया कि वहाँ आप अपने मेंबर्स भी, और अगर जैसे जमात इस्लामी या बाकी लोग अगर किसी को इत्तेहादी बनाना है तो वो भी। और पंजाब में मियाँ असलम इकबाल साहब को ये टास्क दिया गया कि वो नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली से रवाबित का फरीज़ा सरअंजाम दे। बाकी जो है वो इंटरनेशनल जो रिएक्शन वगैरह आया उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसमें आपको 102 आज़ाद मेंबर हो चुके हैं, बाकी गालिबन 6-7 नताइज रहते हैं बलूचिस्तान के हैं। जो नताइज आने हैं उनमें से आपको आज़ाद होंगे या एक आध कोई पीस पार्टी की भी शायद हो सकती है, 1-2 नशिस्तें, और फिर उसमें ये नंबर थोड़ा सा आगे जा सकता है। खुद एतमादी कहाँ से आई? एक तो फॉर्म 45 अगर आपके हाथ में है तो बेसिक डॉक्यूमेंट है ये, और वो उन्होंने कंपाइल कर लिया, पूरी फहरिस्त बना लिया, लीगल टीम उस पर काम कर रही है। वो पटिशन्स फाइल हो चुकी हैं, रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का यहाँ पर भी हो चुकी हैं, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच में मेन हो चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन में हो चुकी हैं, और पेशावर और कराची में भी हाई कोर्ट के अंदर हो चुकी हैं, और नोटिस सर्व हो चुके हैं। लाहौर में 20 हलकों के ऊपर इंक्लूडिंग मरीम नवाज साहिबा और ये नवाज शरीफ साहब का हलका और बाकी अलीम खान और ख्वाजा आसिफ, इन सब की जो है अली बाकर नजफी साहब की अदालत के अंदर पीर को इसकी समाअत भी पहली होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि झुरलू फेर दिया है।
झाड़ू फेर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हल्के 46, 47, 48 के ऊपर भी हैरत का इजहार किया कि अगर आपके पास सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर ये 47 कहाँ से आ गया। तो जिसपे उन्होंने एक मौका आरओज़ को दिया, उन्होंने कहा जी कल आप बैठकर इसको दोबारा देखें, रिकंसाइल करें। और उसके बाद फिर गालिबन उन्होंने 2 या 3 दिन के बाद उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया है कि आप इलेक्शन, मेरा ख्याल है ट्यूसडे या वेडनेसडे को यहाँ तलब किया गया है। और एक केस में शायद कल समात इलेक्शन कमीशन में होगी भी, शायद शोएब शाहीन का केस है वो। तो ये चीज़ें सारी वो इंडिकेट करती हैं कि पीटीआई को अभी भी ये ख्याल है कि उनके पास एटलीस्ट कोई 50 के करीब नेशनल असम्बली के ऐसे हल्के हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म 45 90%, 95% से ज़्यादा जो है हमारे पास मौजूद हैं। और जो लीड का मार्जिन है वो बाकी रहने वाले जो वोट हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। अगर 100% भी बाकी मुखालिफ कैंडिडेट ले ले वोट तो फिर भी वो नहीं जीत सकता, लीड कम। अच्छा, हल्का 55 हल्का 57 पर आने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रख दूं। एक तो जमाते इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनके किरदार के हवाले से इमरान खान की जमात बहुत ज़्यादा उंगलियां उठा रही थी, मीडिया में सवालात उठ रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया ने इलेक्शन कमीशन के जो कंडक्ट है उसके ऊपर संगीन सवालात खड़े किए, इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से पूरी दुनिया से आवाज़ें उठने लगी, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक इजलास किया है और उसमें उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, शाबाश दी है अपने अफसरान को, मेंबरान को, कि पुरअमन तरीके से आपने बड़ा ज़बरदस्त इंतखाब जो है वो मुनक्किद करवाया। अब ये हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ का वो इंतखाब, वो इलेक्शन जिसको नताइज ज़्यादातर स्टेक होल्डर्स नहीं मान रहे, मुबस्सरीन उसको दुरुस्त करार नहीं दे रहे, मीडिया उसके ऊपर क्वेश्चंस उठा रहा है, आलमी दुनिया उस पर सवालात उठा रही है और हमारे यहाँ उन इंतखाबात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। एक तो ये मामला है। दूसरा जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से भी बहुत ही अहम कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो अभी प्री मैच्योर स्टेज पर हैं, जिनका शायद अभी तस्करा करना मुनासिब नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने भी खुद भी काउंटर चेक करना है। हल्का 55 और हल्का 57 ये 2 हल्के हैं और इन 2 हल्कों से हटकर ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें जो गवाही है, एक तो ये होता है कि आप इलेक्शन जीते हैं, मसलन शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि मेरा दावा है मैं इलेक्शन जीता हूँ, यहाँ पर उनका दावा दुरुस्त साबित करने के लिए दूसरे कैंडिडेट्स मैदान में आ रहे हैं। इन दिस केस शोएब शाहीन वाले मामले में, बैरिस्टर अली बुखारी वाले मामले में, यानी कि हल्का 47 और 48 में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, मुकाबला मेरे और बैरिस्टर अली बुखारी, मेरे और शोएब शाहीन के दरमियान था, ये जिनको जितवाया गया ये तो तीसरे नंबर पे थे। यही काम किया जो नदीम अफजल चंद ने। नदीम अफजल चंद साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि मुकाबला तो मेरा और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट का था, मेरे 87,000 वोट हैं, उसको 60,000 वोट पे फेंक दिया है। और डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत जो कहीं नहीं थे रेस में, जिनकी कोई हवा नहीं थी, उनको 1 लाख से ऊपर 1,06,000 या 1,08,000 के ऊपर पहुंचाकर उनको विनर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब खालिद साहब बता रहे हैं कि हल्का NA 55, 56, 57 उसकी कुछ कहानियां आ रही हैं। देखिए 56 में जमात इस्लामी के कैंडिडेट ये गवाही दे रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और उसके मुताबिक शहरियार रियाज जीत चुके हैं, यानी तहरीक इंसाफ का बैक कैंडिडेट, और वहां पर जितवा दिया गया है हनीफ अब्बासी साहब को जितवा दिया गया। अच्छा, अब आ जाए 55 जो रावलपिंडी कैंट का है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें यह है कि जो नेशनल असम्बली में 1,72,680 वोट डाला गया, सही ठीक है। इसके नीचे 2 है, PP 14 और PP 15। इन दोनों का वोट जो डाला गया है वो है 2,33,829। हालांकि 1 नंबर ऑफ वोट होता है। आप जाते हैं हर बंदे को 2 पर्चियां दी जाती हैं, आपको कोई 4 पर्चियां या 5 नहीं दी जाती। तो ये 61,149 जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो वोट कहाँ से आ गया, इसकी समझ नहीं आ रही। और राजा बिशारत जो है कि वो यही वहाँ पे जो PTI बैक कैंडिडेट थे वो इसको लेके फिर रहे हैं। अब 57 की तरफ आ जाएं। 57 में जो नून लीग के कैंडिडेट बैरिस्टर दानियाल साहब जो जीते हैं वो 83,331 वोट लेके कामयाब हुए हैं। और सिमाविया ताहिर को वहाँ पे 56,789 वोट उनके हैं, हारी हैं। जो PP 18, PP 19 2 इसमें सूबाई हल्के हैं।
अब दानियाल साहब 83,000 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ PP 18 में सजाद खान 30,640 और PP 19 में परवेज़ खान जो है 16,768, दोनों के मिला के हैं 47,408। और जो नेशनल असम्बली के कैंडिडेट का वोट है और जब PP के दोनों का वोट का फ़र्क है वो 35,923 है। 35,923 वोटों का फ़र्क है। अच्छा, ये अब आपको पता चलेगा कि ये फ़र्क जो है कि ये कहाँ से उठा के कहाँ लाया गया। लेकिन अब ये जो तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस है खालिद साहब, आपको ये इसमें देखें ना, अब सिमाबिया का है 56,700, उनके नीचे जो दोनों MP हैं PP 18 PP, ये दोनों जीत गए हैं। दोनों जीते हैं, एक के 46,295, दूसरे के 43,987। दोनों तहरीक इंसाफ के MP 90,282 वोट ले रहे हैं और उनकी MNA जो उनके ऊपर है वो 56,000 ले रही है और फर्क है 34,000 का। तो और उनको 35,000 एक्स्ट्रा दिए, इनके 34,000 काट दिए। तो अब समझ आ रही है कि किधर से कटा किधर गया। तो ये नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें कॉन्फिडेंस की वजह जो है फिर अब बुनियादी तौर पर यह समझ आती है कि जब आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, जब इस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं, फॉर्म 47 के हवाले से इरेगुलरिटीज रिपोर्ट और सिर्फ आपके पास नहीं, आपके मुखालिफ कैंडिडेट के पास भी, और वो भी कह रहे हैं हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये हो गई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रही है, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, इसी तरीके से जो अक़वाम मुत्तहिदा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने जो तहकीकात का मुतालबा किया है, तो तहकीकात जहाँ होनी हैं, कोर्ट्स, अदालतें, उनके पास जो सबूत रखे जाने हैं वो ये तमाम इसी से रिलेटेड सबूत हैं। और शायद इन सबूतों के हाथ लगने के बाद और फिर ये भी बड़ा क्वेश्चन होगा कि ये सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कहाँ से आए, जबकि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर उनके पोलिंग एजेंट्स को भी नहीं बैठने दिया जा रहा था। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और RO ने बहुत सी जगहों के ऊपर रेजिस्ट किया है दबाव को और वो चीज़ें फराम की हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम का हिस्सा है। वो इस मुल्क में देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है और जो कुछ ये करना चाह रहे हैं उसके नतीजे में मुल्क और कौम के साथ क्या होगा वो देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने चीज़ें फराम की हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से ROs आप खुशाब में देख लें जहाँ पे RO ने कहा नहीं मैं नहीं बनाता, मैं जा रहा हूँ, ये लो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, नहीं कर रहा, उसको ट्रांसफ़र किया उन्होंने, फिर हटाया, फिर दूसरा बंदा ला के उसको आज वो रिजल्ट अनाउंस किया गया। तो ये चीज़ें भी नज़र आई हैं आपको DG खान के अंदर आपको नज़र आएगा कि DPO ने रेजिस्ट किया और DPO को मार भी पड़ी वहाँ पर, फिर वो भी उसके विजुअल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग मामला क्या हुआ खालिद साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन है तो एक कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त, कि वो अपना वज़न जो है वो जहाँ डाले उसका पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दो इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो बिलावल ने कहा कि हम किसी आज़ाद उम्मीदवार के साथ राब्ते में नहीं है, ये एक जेस्चर है टुवर्ड्स PTI कि हम आपके बंदे नहीं तोड़ रहे, तो एहतराम कर रहे हैं, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि PTI के साथ बात हो सकती है। वाइब्स अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉर्नर ज़रदारी साहब ने पैगाम भेजा है बैरिस्टर गौर को, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है, मुबारकबाद दी है और कहा जी कि आप लार्जेस्ट पार्टी हैं और इस सारे सिलसिले के अंदर ये चीज़ें चली हैं। ठीक है, फिर बैरिस्टर गौर की तरफ से ये चीज़ें सामने आना कि अच्छा ठीक है, हम जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए जो है कि कोई नून लीग के साथ तो नहीं वर्किंग रिलेशन बना सकते हैं। उन्होंने तो कहा कि अच्छा हम वोट दे देंगे, अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब को भी जो इलेक्शन वाले दिन जो बहुत सी चीज़ें चल रही थी कि पैगाम रसानी हो रही है या अडयाला जेल की तरफ आमदोरफ्त को चल रही है, उसके अंदर भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये तमाम स्टेक होल्डर के ज़हन में है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिल बैठ के अगर करते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि मैंडेट PTI का है। नून लीग उसको जो है कि एहतराम वोट को देने के लिए तैयार नहीं है PTI, क्योंकि उनका तो एक कुत्ते का वैर समझ लो ना, पंजाबी कहते हैं पंजाब लैके चलेगी PTI, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे, पंजाब में उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये अगर हो जाता है तो फिर आपको मरकज़ और पंजाब के अंदर नून लीग बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी और ये अपोजिशन में बैठे होंगे। अगर मियाँ साहब ने पहले दिन मॉडल टाउन से सारी सूरत हाल को देखने के बाद हर किसी की जिसका हिस्सा था उसकी उतनी इज्जत अफजाई करने के बाद कहा था मैं अपोजिशन में बैठूंगा, और राइवंड चले गए थे जब सारे चले गए थे। ये तो बाद में फिर शहबाज शरीफ साहब ने इधर उधर भाग दौड़ की, फोन। हालांकि उनके करीबी दो लोग बताते हैं कि उन्होंने अपोजिशन में नहीं बैठना था, उन्होंने लंदन जाके बैठना था, बस वहाँ बैठ के अपोजिशन, यहाँ पर एहसन इकबाल या किसी की जिम्मेदारी को लगा देते। शहबाज शरीफ साहब कहते थे आप करें जनाब अपोजिशन, क्योंकि हम तो हुकूमत के दाई हैं, हम तो कहते हैं कि हुकूमत आएगी। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशंस डेवलप हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू में वो
अज़म और वो हौसला कहाँ से नज़र आता है, खुद एतमादी कि उनके पास नंबर जो है वो कहीं ज़्यादा है। उनके लिए कानूनी मुश्किल ये है कि इनको बतौर तहरीक इंसाफ के MNAs तस्लीम कर लिया जाए। उसके लिए एक अदालती जंग ज़ाहिर है कि सामने मौजूद है, और उसमें ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनली रिएक्शन आ गया है उसके बाद पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो भी शायद मेरा ख़्याल है कि एक मुमकिन तौर पर वो फ़ैसला ऐसा दें कि जो इस वक्त अब मुल्क की वक्त की ज़रूरत है। इलेक्शन रोज़ रोज़ नहीं आप करवा सकते, इस प्रोसेस से रोज़ रोज़ नहीं गुजर सकते। अब आगे की गेम कैसे होगी, या तहरीक इंसाफ किसी और जमात में अपने लोगों को शामिल करवा देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM, या किसी और जमात के साथ वो ये एडजस्टमेंट करते हैं और फिर उनके पास नंबर रिटेन रहता है, इत्तेहादी मिलाते हैं, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं, या फिर मुस्लिम लीग नवाज़ जो वोट को इज़्ज़त दो की बात करके निकली थी और वोट ख़रीदने की तक पहुंच चुकी है। वोट को इज़्ज़त दो का नारा था और बड़े जो है वो एतमाद के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ना सिर्फ ये कहा कि हम मेजॉरिटी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी हैं, और साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी भी लगाई कि जाओ पकड़ धकड़ 11 इकट्ठी करो। हम जब छोटे होते थे खालिद साहब तो क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। अब टीम में कभी कभी सुबह उठ के जब गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो 11 बच्चे नहीं पूरे होते थे, दूसरी तरफ मैदान में उधर पूरे होंगे, तो रास्ते में हम जाते हुए ना किसी भी बच्चे को पूछते थे, हाँ भाई खेल लेता है, बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग का क्या आता है, जिसको कुछ भी नहीं आता था ना, जब बहुत फील्डिंग तो करेगा थोड़े होता था कि यार बंदा खड़ा करने के लिए तो होगा, पीछे से भेज के जब तक दूसरा, तो पकड़ धकड़ करते थे हम रास्ते में। तो इस मियाँ साहब जो है उन्होंने वो जाल उठाया हुआ है, वो कहते हैं जाल फेंको, पकड़ो, कहीं से कोई सिलसिला बनाओ। ये बात तय है, हुकूमतें ऐसे नहीं चला करती, मुल्क ऐसे नहीं चला करते। आप घसीट सकते हैं उसको, आप वक्त गुजार सकते हैं, आप इंतकाम ले सकते हैं, आप ज़बरदस्ती मुसल्लत रह सकते हैं। अगर आपने हक़ हुक्मरानी साबित करना है, आवाम के वोटों की ताकत से आए और उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए जो चाहे करें। जो फिल वक्त बदकिस्मती है उनकी कि उनके साथ नज़र नहीं आती। लेट्स सी कि ये तमाम इवेंट्स किस तरीके से मुख्तलिफ टर्न्स लेते हुए कब सेटल होते हैं। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और खालिद जमील साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।